नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। तीसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां जारी। प्रधानमंत्री ने मुरैना में चुनावी रैली में कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। यूपी के आगरा में भी साधा निशाना। विपक्षी दलों की भी तूफानी रैली जारी। प्रधानमंत्री ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कहा कि इंदिरा गांधी की संपत्ति के लिए राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए किया था खत्म। बीजेपी के बाद बीएसपी ने भी नियत पर उठाए सवाल। मायावती ने कहा कि कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से नहीं मिल सकती मुक्ति। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मांगा जवाब। यूपी की कन्नौज सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प। भाजपा के सुब्रत पाठक के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भरा पर्चा। सुब्रत पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिलने का किया दावा। शरद पवार की एनसीपी ने मुंबई में जारी किया अपना चुनाव घोषणा पत्र। चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन पर्चा भरने का काम जारी। और आईपीएल में आज हैदराबाद की बेंगलुरु से होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ में लगभग बाहर हो चुकी आरसीबी को अपनी दूसरी जीत की है तलाश। और बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटें, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल में 3 सीटें, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण के चुनाव में विभिन्न पार्टियों के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो भाजपा के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण में चुनावी मैदान में हैं। इसमें मथुरा में तीसरी बार चुनाव लड़ रही हेमा मालिनी और मेरठ से चुनावी ताल ठोक रहे अरुण गोविल भी शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसके अलावा बिहार की पूर्णिया सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आंवला में कांग्रेस और इंडी गठबंधन को विरासत टैक्स के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग
संपत्ति को हड़प कर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। कांग्रेस का इरादा है आपकी संपत्ति को भी छीनकर वो अपने चहेती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वहां दे देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस चाहती है आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है और आप चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाएं, और इसलिए अब बचत करते हैं। अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। टैक्स ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। यानी आपने 4 कमरों का घर बनाया हो तो उसमें से 2 कमरे कांग्रेस सपा सरकार दबोच लेगी। आपके पास 10 बीघा का खेत है तो उसमें से 5 बीघा आपके बेटे बेटियों को मिलेगा। 5 बीघा ये दबोच लेगी कांगी और एसपी की सरकार। और ये किसको बांटेंगे? ये सब लूट करके अपनी वोट बैंक को बांटेंगे। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आगरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन पर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए पेपर लीक का मामला उठाया और कहा कि अभी जो खुलासा हुआ है उससे साबित हो गया है कि इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस के लोग शामिल थे। हमने स्थानीय भाषाओं में परीक्षाओं का प्रावधान किया। हमने सरकारी व्यवस्थाओं को फेसलेस बना दिया। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने आजादी के बाद से ही भाई भतीजावाद को बढ़ाया, युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया। अभी इसका ताजा प्रमाण मिला है। आप जरा सुनिए और लोगों को बताइए। शायद आज आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा। ताजा प्रमाण मिला है। हमारे पड़ोस में राजस्थान में वहां कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के अपने लोगों ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के करीबी ने कल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है और सार्वजनिक रूप से किया है, और अभी तक कांग्रेस के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक यानी नौजवानों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। वो कहते हैं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ वो पेपर लीक में गहलोत सरकार, कांग्रेस के गहलोत की सरकार खुद शामिल थी और कोई और नहीं कह रहा है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम करने वाले सज्जन थे वो कह रहे हैं। आप बताइए मेरे नौजवानों, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा धोखा मेरे देश के युवाओं के साथ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उन पर किए जा रहे अपशब्द पर लोगों से ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी को नामदार कहकर संबोधित किया और कहा कि वो कामदार हैं और वह उन्हें कुछ भी कह सकते हैं।
मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, जरा भी रुकेंगे नहीं, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कांग्रेस हाईकमान के करीबी नेता सैम पित्रोदा के बयान पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने सिलसिलेवार पोस्ट कर कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स की सोच व उसकी पैरवी, गरीबों की भलाई का कम व राजनीति से प्रेरित इनकी गरीबी हटाओ की चर्चित विफलता पर ध्यान बांटती है। और उन्होंने कहा कि जहां तक भारत में संपत्ति व सरकारी भूमि वितरण आदि से जुड़े मामलों में दलितों व वंचितों के लिए न्याय का सवाल है, तो इसकी सरकार की सही नीयत के अभाव के कारण यहां गरीबी, पिछड़ापन, पलायन की विवशता आदि दूर नहीं हो पाई। कांग्रेस को उसकी ऐसी दागदार विरासत से मुक्ति मुश्किल है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नीयत आम जनता की संपत्ति पर है और इसीलिए वे विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है और फिर इसको बांटेगा उन लोगों को जो घुसपैठिए हैं। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया और उसने उसी बात को कहा है जो कांग्रेस का वास्तव में प्रयास है। सैम पित्रोदा की बात वही है जो पी चिदंबरम कह चुके हैं और इससे पहले कांग्रेस कर चुकी है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो न्याय पत्र पर लगाए जाने वाले सभी आरोपों को गलत बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की ओर से जारी न्याय पत्र में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। गौरतलब है कि जयराम रमेश ने ये बात विरासत टैक्स को लेकर चल रहे विवाद के संदर्भ में कही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। ये कहीं नहीं है।
और यहाँ हम बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको एक दिलचस्प खबर बताते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और इनहेरिटेंस टैक्स, ये 2 शब्द गूगल के सर्च इंजन में ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े बयान ने इस चुनावी माहौल में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस को सभी विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने घेरने का काम शुरू कर दिया है, और इसी बीच गूगल ट्रेंड ने अपने नए डाटा जारी किए हैं, और इस डाटा के मुताबिक सैम पित्रोदा इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। और सैम को की जो बीते 5 साल में सबसे अधिक जो सर्च किया गया है, वहीं इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत कर भी इस समय ट्रेंड कर रहा है। बीते 20 साल में इस शब्द को इतना नहीं सर्च किया गया जितना कि इस समय किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने अमेरिका इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत की थी। ये एक ऐसा टैक्स है जो मृतक की संपत्ति को उससे जुड़े बच्चों को ट्रांसफर किए जाने के समय लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जहां भाजपा नेता अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने पर कहा है कि लोग भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना चुके हैं। जहाँ तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई भी गठबंधन का व्यक्ति आ जाए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूपी की कन्नौज सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के बीच मुकाबला है। अखिलेश यादव ने कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी अपना पर्चा भर दिया है। तेलंगाना के निजामाबाद से भाजपा उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और इसका नाम शपथनामा है। शपथनामा में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उनकी सुरक्षा के अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कम करने की भी बात की जा रही है। नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में एजेंसियों का दुरुपयोग और निजीकरण जैसे मुद्दे बढ़ रहे हैं। अगर सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगहों को भरेंगे, महिला आरक्षण पर भी काम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा।
भाजपा में शामिल होने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। जदयू नेता सौरभ कुमार की हत्या पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि जो भी इनके पीछे है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भाजपा और जदयू सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं, हम जांच करेंगे और कहा जहां भी कमियां हैं उसे दूर करेंगे। देखिए, जो हत्या हुई है वो दुखी करने वाली है और जो भी इसके पीछे दोषी हैं और जिन्होंने भी इस पर खेल खेला है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। अपराधियों की जगह जेल होगी और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको भी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। बर्ड फ्लू फैलने के कारण 4000 से अधिक पक्षी मारे गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई है। जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक के लिए होटबॉल के आसपास के 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अंडा और कुक्कुट की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। पूरे इलाके को सर्विलांस पर डाल दिया गया है। पशुपालन विभाग की टीम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। केंद्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र होटवार में जो कुक्कुट हैं उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि आईसीआर भोपाल के द्वारा करी गई है और जैसे ही बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्शन से लिए जाते हैं जो कि पशुपालन मंत्रालय के गाइडलाइंस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है कि एपी सेंटर के 1 किलोमीटर के अंतर्गत टोटल बैन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ ऑल बर्ड्स और साथ में इस एरिया के सभी घरों में भी सर्वेक्षण किया जाता है ताकि हर तरह के मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख, चूजे को आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें फिर वैज्ञानिक तरीके से कल करने के लिए उनके मालिकों से उसे ले लिया जाए। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। पिछले मैच में आरसीबी को केकेआर के खिलाफ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद 10 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, तो वहीं आरसीबी 2 अंक के साथ आखिरी स्थान पर है। तो हमारे आज के इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार।